आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, भारत माता इनकी कविता है। बिहार बोर्ड हिंदी क्लास 10th की ये 5वां चैप्टर है सुमित्रा नंदन पंत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो है पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान देंगे, इस पाठ को समझेंगे। कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिला के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में। अल्मोड़ा जिला के कौसानी उत्तरांचल में इनका जन्म हुआ था। और सुमित्रा नंदन पंत के माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। जो सुमित्रा नंदन के जन्म के मात्र 6 घंटे बाद ही इनकी माता का मृत्यु हो गया। और सुमित्रा नंदन पंत के पिता का क्या नाम था? गंगादत्त पंत। इनके पिता क्या कार्य करते थे? कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। ये बैंक में जो है अकाउंटेंट मैनेजर का कार्य करते थे। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव से हुई और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। अगर पूछा जाए सुमित्रा नंदन पंत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाई, तो बनारस से पाई। वे कुछ दिनों तक कालांकर राज में भी रहे। उनके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। तो बच्चों, जो जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, केवल हम उसी को ही बताएंगे। आप लोग भी उसको याद रखेंगे कि 29 दिसंबर 1977 को मृत्यु हो गया। सुमित्रा नंदन पंत का मृत्यु कब हुआ? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। और जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। पंत जी का आरंभिक काव्य प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ। अगर पूछा जाए सुमित्रा नंदन पंत का प्रारंभिक काव्य का क्या नाम है? प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ। जिज्ञासा को लेकर प्रकट हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं प्रकृति प्रेम और सौंदर्य के प्रेमी कवि, प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है। ये आरंभिक रचना ही इनका जो है प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ, जिसमें प्रकृति की सुंदरता को बताया गया है, जिसमें ये कवि ही प्रकृति के प्रेमी हैं। पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी है। पंत जी किस प्रवृत्ति के कवि हैं? छायावादी प्रवृत्ति के कवि हैं। छायावादी का अर्थ होता है जो किसी बातों को डायरेक्ट रूप से नहीं कह करके, प्रत्यक्ष रूप से नहीं कह करके, उसको जब इनडायरेक्ट रूप से कहा जाता है, वही हुआ छायावादी कवि। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे अभी के समय में अगर कुछ लड़के जा रहे हैं और कुछ लड़कियां भी जा रही हैं, तो अगर लड़का को कोई बात लड़की से कहना होता है तो उसको कुछ कमेंट करना होता है उस पर, तो वो बात को डायरेक्ट लड़की को ना कह करके और अपने दोस्त को लड़का में अपने में ही कहता है। और वो कहना किसको चाह रहा है? तो वो लड़की को चाह रहा है। तो वही हुआ छायावादी की किसी भी बात को डायरेक्ट ना कह करके इनडायरेक्ट रूप से कहना, वही होता है छायावादी कवि। अगर डायरेक्ट कहेगा जैसे लड़का, तो हो सकता है मार भी खा ले, लड़ाई हो जाए। तो चलिए, पंत जी किस प्रवृत्ति के थे? छायावादी प्रवृत्ति के हैं, परंतु उनके विचार उदार मानवतावादी हैं। उन्होंने प्रसाद और निराला के समान छंदों और शब्द योजना नवीन प्रयोग किए हैं। चलिए, उसके बाद जो इससे क्वेश्चन है, उनका अंतिम काव्य लोकायतन है, जो उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता है। अगर पूछा जाए पंत जी का अंतिम काव्य का क्या नाम है? लोकायतन। और पंत जी के प्रारंभिक काव्य का क्या नाम है? प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ। और अंतिम काव्य का नाम है लोकायतन। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ क्या है? जानिए, प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन,
युगांत युगवाणी ग्राम्या स्वर्ण धूलि स्वर्ण किरण युगपथ चिदम्बरा आदि। सुमित्रानंदन पंथ के प्रमुख काव्य कृति उच्छ्वास, पल्लव, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदम्बरा आदि। इनमें जो इम्पोर्टेंट है इनकी रचना वो आपको याद रखना है। उच्छ्वास, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, युगपथ, चिदम्बरा, ये सब इम्पोर्टेंट है जो आपको हेडलाइन किया हुआ है। पंत जी ने नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास आदि भी लिखा। पंत जी कविता के अलावा नाटक भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, उपन्यास आदि भी लिखते थे। और पंत जी की जो रचना है चिदम्बरा, इस चिदम्बरा पे जो है उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पंत जी की रचना चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रकृति और यह जो कविता है भारत माता जो पढ़ाने जा रहे हैं, यह कविता ग्राम्या से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्राम्या से लिया गया है। पूछेगा कि पंत जी की कविता भारत माता कहाँ से लिया गया है, तो ग्राम्या से लिया गया है। चलिए, भारत माता कविता आता है भारत माता। तो भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। जो भारत माता है वह ग्राम वासिनी है, गाँव में रहने वाली है, और खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में जल आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। कवि पंत जी कहते हैं कि भारत माता जो है वो ग्राम वासिनी है। भारत माता अर्थात जो संपूर्ण जो भारत की जो जनता है, भारत की जो जनता है, संपूर्ण पूरे भारत की जनता को भारत माता का बताए हैं कि जो भारत माता है वह कहाँ रहती है, वो गांव में रहती है, क्योंकि भारत की अधिकतर जनता वो गांव में ही निवास करने वाली है। खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। और जो भारत की जो जनता जो अधिकतर गांव में रहती है, निवास करती है, वह धूल से भरा खेतों में जो है काम करते हैं। खुले आसमान के नीचे वो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, धूप हो, जिसमें वो क्या होता है, उसका शरीर मैला हो जाता है, किसी तरह वो अपने जो है काम करते रहते हैं, मिट्टी से लदा हुआ रहता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि भारत माता की जो आंचल है वो कैसा है, धूल से भरा हुआ है, और उसके आँखों में जो आंसू है, अर्थात भारत माता, भारत की जनता की जो दुख है, दुख रूपी आंसू जो है वो गंगा यमुना के जल के समान पवित्र है। भारत माता की आंसू की तुलना कवि ने किससे किया है? गंगा यमुना के जल से किया है कि भारत माता के आंसू गंगा यमुना के जल के तरह पवित्र है। मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, मिट्टी की प्रतिमा के समान उदास है, उदासनी है भारत माता। दैन चरित्र अपलक नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन। और भारत माता जो है दीनता से, गरीबी से जकरित है। अपलक नत चितवन, उसकी जो सिर है वो झुका हुआ है। अधरों में चीर नीरव रोदन, अधरों मतलब होठ, उसके भारत माता की होठ में चीर नीरव रोदन, रोदन मतलब रोना आ रहा है, चीर बहुत दिनों से। भारत माता की आंखों में रोना आ रहा है बहुत दिनों से। युग युग के तम से विष्णन मन, वह अपने ही घर में प्रवासनी। भारत माता का मन जो है युगों युगों से विष्णन सा मन हो गया है, युगों युगों से के तम से, तम मतलब अंधकार, युगों युगों के अंधकार से भारत माता का मन क्या हो गया है? विष्णन हो गया है, मतलब क्या कहते, असहनशील हो गया है, कुंठित हो गया है। वह अपने ही घर में प्रवासनी, और भारत माता अपने ही घर में रह करके प्रवासनी बना हुआ है। प्रवासी किसे कहते हैं? प्रवासनी जो दूसरे के यहाँ रहता है, दूसरे के देश में, दूसरे के घर में रहता है, दूसरे के अनुसार, नियम के अनुसार चलता है, उसे प्रवासी कहा जाता है, प्रवासनी कहा जाता है। लेकिन भारत माता अपने ही घर में रह करके, अंग्रेज़ों का जो गुलाम था, ये कविता उस समय लिखा गया जब भारत माता
अंग्रेज़ों का जो भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय लिखा गया कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी बना हुआ है, वो अपना मालिक खुद नहीं है, अपने घर में रहते हैं, लेकिन आदेश किसका चलता है? अंग्रेज का चलता है। इसलिए कवि क्या कहें कि वह अपने ही घर में प्रवासनी, 30 कोटि संतान, नग्न तन अर्ध क्षुतिज, शोषित निरस्त जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित, निर्धन नत मस्तक, तरु तल निवासिनी। भारत माता की जो 30 कोटि संतान हैं, 30 कोटि संतान है, अर्थात 30 कोटि मतलब क्या होता है? करोड़। जो 30 करोड़ उस समय जब भारत की जनसंख्या कितना था? 30 करोड़ था। तो भारत माता की 30 करोड़ संतान जो है वह नग्न तन अर्ध क्षुतिज, शोषित निरस्त जन, मूढ़ असभ अशिक्षित निर्धन। भारत माता की जो 30 करोड़ संतान हैं वो नग्न तन, उसको पहनने के लिए जो है पूरा वस्त्र नहीं मिल पा रहा है, वह अर्ध क्षुतिज है, वह आधे अधूरा भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है, वह निरस्त जन है, अस्त्र से निरस्त मतलब उसके पास कोई अस्त्र हथियार नहीं है, मूढ़ है, वह मूर्ख है, असभ्य है, अशिक्षित है, निर्धन है, नतमस्तक, अपने मस्तकों को झुकाए हुए, तरु तल निवासिनी। तरु मतलब वृक्ष, वृक्ष के नीचे, वृक्ष के तले निवास करने वाली है भारत माता। क्या है? तरु तल निवासिनी, वृक्ष के नीचे निवास करने वाली है। और भारत माता की जो 30 कोटि संतान है वो नग्न तन, उसको पर्याप्त वस्त्र नहीं मिल पाता है, वह अर्ध क्षुतिज है, वो भूखे हैं, शोषित है, निरस्त जन है, उसके पास कोई अस्त्र नहीं है, वो मूढ़ है, असभ्य है, अशिक्षित है और निर्धन है, गरीब है, अपने मस्तक को नीच सर्ज को झुकाए हुए तरु के तल के निवासनी है, वृक्ष के तले, वृक्ष के नीचे रहने वाली भारत माता है। स्वर्ण सस पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरतेंदु हासनी। और भारत माता क्या कह रहे हैं कि भारत माता की स्वर्ण सस पर पद तल लुंठित, सोने जैसा जो फसल था, सस मतलब फसल, सोने जैसा जो पकी हुई फसल है भारत माता की, वह पर तल पद, पर पद तल लुंठित, पर मतलब दूसरे, दूसरे के पैरों के द्वारा रौंदा जा रहा है। जो सोने जैसा भारत का जो फसल है वह दूसरे के पैरों के द्वारा रौंदा जा रहा है, अर्थात उस पर अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं भारतवासियों पर। वो सोने जैसा फसल को उगाते हैं थे भारत के जनता और उस पर टैक्स वसूलता था कौन? अंग्रेज। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, जो धरती जैसा सहनशील भारत माता है वह उसका मन भी अब कुंठित हो गया है। जो सबसे सहनशील की क्या है इस संसार में, सबसे सहनशील है धरती माता, धरती को माता मानते हैं और वह सबसे सहनशील होता है। उसमें धरती माता को कोई भी चोट पहुंचा दे, कुछ कर दे, कचरा डाल दे, गंदा कर दे, जो भी कर दे वो अब सबको सहन कर लेती है, इतना सहनशील है। तो कवि ने भारत माता अर्थात भारत की जनता को धरती जैसा सहनशील माना है। कवि कहते हैं कि धरती जैसा जो सहनशील भारत माता है उसका मन भी अब उब गया है, वह भी कुंठित हो गई है। क्रंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित सरतेंदु हासनी। और क्रंदन कंपित, क्रंदन मतलब रोना, उसको रोना आ रहा है, कपना आ रहा है। अधर मौन स्मित, उसकी होठ मौन है, निःशब्द है, उस भारत माता को रोना आ रहा है, वह रो रहा है, कांप रहा है, लेकिन फिर भी मौन हो करके उसमें से आवाज़ नहीं आती है। राहु ग्रसित सरतेंदु हासनी, इस तरह से जैसे लग रहा है कि भारत माता की चंद्रमा जैसे मुख को राहु ग्रह ने ग्रसित कर लिया है। अर्थात सरतेंदु हासनी का अर्थ क्या हुआ कि शरद ऋतु की चंद्रमा, शरद ऋतु की जो चंद्रमा होती है वह देखने में बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन अगर शरद ऋतु की चंद्रमा को राहु नामक ग्रह आकर के ढक ले तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। उसी तरह से भारत माता की सुंदरता जो है वो नष्ट हो गया है अंग्रेज़ों के अत्याचार के कारण। यही कवि कहते हैं कि भारत माता जो है
कि चंद्रमा के समान मुख वाली भारत माता को राहु ग्रह ने आकर के ऐसा लग रहा है कि ग्रस लिया है। आगे देखिए, चिंतित भ्रुकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नभ नयन नभ वाष्प आच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। कवि कहते हैं कि चिंतित भ्रुकुटी, भ्रिकुटी जो भौं, भारत माता की जो भौं है, जो आंखें हैं, वह चिंतित है, चिंतित है और वाष्प से आच्छादित है। जैसे बादल वाष्प से आच्छादित हो जाता है, उसी तरह से भारत माता की जो आंखें हैं वह दुख रूपी आंसुओं से वह भरा हुआ है। नमित नयन नभ वाष्प आच्छादित आनंद श्री छाया शशि उपमित ज्ञान आनंद, भारत माता की जो मुख है वह लग रहा है उस पे कोई छाया पड़ा हुआ है, वह झुका हुआ है, वाष्पों से भरा हुआ है। और ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी का अर्थ कि भारत माता गीता जैसे ज्ञान को प्रकाशित करने वाली हो करके भी वो मूढ़ है, मूर्ख है। मूढ़ मतलब मूर्ख। गीता जैसे ज्ञान को प्रकाशित करने वाला देश क्या कौन है? भारत है। अर्थात जहाँ गीता जैसे ज्ञान प्रकाशित हुआ है, गीता में हर एक चीज़ के बारे में बताया है कि गीता को जो पढ़ेगा, उसके नियम को जो उसका जो पालन करेगा, उसके जीवन में कभी भी उन्नति का कमी नहीं होगा, दुख तकलीफ ये सारे चीज़ को दूर हो जाएगा। गीता ऐसा ग्रंथ है, ऐसा ज्ञान का ग्रंथ है जिसका जो भाषांतरण कई भाषाओं में हुआ है। कई देशों के लोगों ने अपने देश की भाषा में गीता का जो है अनुवाद करवाया है, गीता का भाषांतरण करवाया है और गीता को पढ़ रहा है। ऐसा ज्ञान की चीज़ है गीता। तो कवि कहते हैं कि गीता जैसी ज्ञान को प्रकाशित करने वाली भारत माता है, लेकिन फिर भी भारत माता क्या है? मूढ़ है, मूर्ख है। सफल आज, उसके बाद क्या कर रहे हैं सुनिए, सफल आज उसका तप संयम पिला अहिंसा स्तन्य शोधोपम हरति जन मन भय भव तम भ्रम जग जननी जीवन विकासनी। कवि कहते हैं कि गीता जैसे ज्ञान को प्रकाशित करने वाली भी भारत माता आज मूढ़ है और आज सफल है उसका तप। भारत माता की जो तप है, संयम है, सहनशीलता है, वह आज सफल हो रहा है। पिला अहिंसा स्तन्य शोधोपम हरति जन मन भय भव तम भ्रम जग जननी जीवन विकासनी। कवि कह रहे हैं कि जो भारत माता ने भारतवासियों को अर्थात अपनी संतान को जो अहिंसा रूपी स्तन का दूध पिलाया है, जो भारत माता ने अहिंसा रूपी दूध पिलाया है अपने संतान को, अहिंसा रूपी मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अहिंसा रूपी दूध जो पिलाया है उससे हरती जन मन भय भव, भारत के लोगों के मन के भय अब दूर हो रहा है, उसकी तम, उसकी अंधकार जो है वो अब दूर हो रहा है, उसकी भ्रम अब दूर हो रहा है। जग जननी है, भारत जग की जननी है, संसार की जननी है और जीवन विकासनी, जीवन को विकास करने वाली है यह भारत माता। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कविता समझ में आई होगी और अगले वीडियो में मैं इसका जो भी प्रश्न उत्तर है सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट वो सारे लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।